नाश्ते की मेज पर चाय पीते हुए साकिब की नजरें एक अजीबो गरीब इश्तहार पर ठहर गई। बिल्कुल हैरान कुन इश्तहार। साकिब ने चाय की प्याली रख कर तीसरी मर्तबा जरूरत है का इश्तहार गौर से पढ़ा। लिखा था 5 ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो दीन की सरबुलंदी और पाकिस्तान से मोहब्बत की खातिर खतरात का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हों। शराइत तालीम कम अज कम मैट्रिक हो, ज़हीन और खसूसी सलाहियतों के हामिल हों, बिला मुआवजा काम करना चाहते हों, उम्र की हद 15 साल से 18 साल है। फौरी राब्ता कीजिए 2090753664। खतरात का मुकाबला, खसूसी सलाहियतें, बिला मुआवजा और सबसे हैरान कुन चीज राब्ता नंबर था, जो ना मोबाइल नंबर था और ना टेलीफोन नंबर। अगर मोबाइल नंबर होता तो शुरू में कोड नंबर जरूर होता, और अगर टेलीफोन नंबर होता तो 7 नंबरों से ज्यादा ना होता। इसका दिल कह रहा था कि ये सच है, लेकिन सोचते सोचते साकिब ने झंझला कर अखबार मेज पर पटक दिया। सिर्फ और सिर्फ मजाक। साकिब ना चाहते हुए भी बड़बड़ाया। अचानक दरवाजे पर इतलाई घंटी बजी। साकिब ने जल्दी से शुएब आ गया का नारा लगाकर दरवाजा खोला तो हस्बे तवक्का दरवाजे पर शुएब खड़ा मुस्कुरा रहा था। आहा शुएब, कैसे हो? आओ अंदर आओ, मुझे मालूम था कि दरवाजे पर तुम ही होगे। साकिब ने शुएब से हाथ मिलाते हुए अंदर आने की दावत दी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि दरवाजे पर मैं ही हूँ? मैंने तो तुम्हें ऐसी कोई इतला नहीं दी थी। शुएब ने हैरानगी से पूछा। बस मेरी छठी हिस कह रही थी कि शुएब आने वाला है, साकिब ने संजीदगी से कहा। हैरत है भाई, शुएब ने हैरत से अपनी भवें उचकाते हुए कहा। यार इन बातों को छोड़ो, तुम ये अजीबो गरीब इश्तहार पढ़ो और मुझे इसका मतलब समझाओ। साकिब को अचानक इश्तहार का ख्याल आ गया। शुएब ने भी इश्तहार को पढ़ा और थोड़ी देर खामोशी के साथ सोचते हुए आंखें घुमाने लगा। साकिब, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इश्तहार हमारे ही लिए है। अलबत्ता राब्ता नंबर अजीबो गरीब है। वैसे मेरे ख्याल में ये नंबर देने का मतलब ये भी हो सकता है कि सिर्फ ज़हीन अफराद ही जुस्तजू और खोज लगाकर राब्ता करें, जैसा कि इश्तहार में भी तहरीर है। वाकई शुएब, तुम ठीक ही कहते हो, हमें इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। साकिब ने शुएब की बात से इत्तफाक किया। चलो फिर हो जाए जहानत का मुकाबला। शुएब ने मुकाबले की दावत दी और दोनों अपने जहन के घोड़े दौड़ाने लगे। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि दोनों ने एक साथ नारा लगाया, वो मारा। मैंने तो नंबर का मुहिम्मा हल कर लिया, अब तुम बताओ तुम क्या समझे? साकिब ने खुश होते हुए कहा। समझना क्या है, ये मोबाइल नंबर है जिसके इब्तदाई 2 नंबर 03 गायब हैं। शुएब ने जवाब दिया। बिल्कुल ठीक, मेरा भी यही ख्याल है। तो फिर मिलाया जाए नंबर, साकिब ने ख्याल जाहिर किया। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, मेरे ख्याल में पहले सोच विचार कर ली जाए तो बेहतर है। तुम्हारा क्या ख्याल है? शुएब ने अनजाने खौफ का इजहार करते हुए कहा। नहीं, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि दाल में एक दाना भी काला नहीं है और शायद कुदरत हमसे कोई अहम काम लेना चाहती है। साकिब ने अपनी छठी हिस्स का इस्तेमाल करते हुए कहा। अगर तुम्हारी छठी हिस्स यही कहती है तो फिर मिलाओ नंबर, क्योंकि तुम्हारी छठी हिस्स है बड़ी शानदार। शुएब ने साकिब की बात से इत्तफाक करते हुए कहा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारे पास कौन सी ऐसी खुसूसी सलाहियतें हैं कि हम इस अजीम काम के लिए मुंतखब हो जाएंगे। मुझे तो बज़ाहिर ऐसी कोई सलाहियत नजर नहीं आती। साकिब ने मायूस होते हुए कहा। अरे भाई, अपनी खूबी किसी को खुद नजर नहीं आती। तुम्हारे पास तो ऐसी सलाहियत है जो बहुत कम लोगों को मिलती है। मेरा इशारा तुम्हारी छठी हिस्स की तरफ है, और वैसे भी हम जोडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं और वक्त पड़ने पर बड़े बड़ों को जमीन चाटने पर मजबूर कर सकते हैं। शुएब ने पुरज़म लहजे में कहा तो साकिब का चेहरा भी खुशी से दमक उठा। तो फिर देर किस बात की, अल्लाह का नाम लेकर नंबर मिलाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर साकिब ने नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ से भारी मर्दाना आवाज उभरी। हेलो, कौन? अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे इश्तहार के सिलसिले में बात करनी थी। शायद आपको चंद बाहिम्मत नौजवानों की जरूरत है। साकिब ने पूरे एतमाद लहजे में बात शुरू की। कल शाम 5 बजे सफारी पार्क, गुलाब का फूल। इतना कहकर दूसरी तरफ से लाइन काट दी गई। यार बड़ा अजीब आदमी है, सही तरीके से बात भी नहीं की और फोन काट दिया। साकिब गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला। मेरे ख्याल में वो तुमसे फोन पर बात नहीं करना चाहता। बहरहाल उसने तुम्हें क्या जवाब दिया? शुएब ने बेताबी से पूछा। कल शाम 5 बजे सफारी पार्क और गुलाब का फूल कहकर उसने लाइन काट दी। साकिब ने कहा। तो अब क्या मसला है? कल उससे हम दोनों मुलाकात कर लेंगे। शुएब ने कंधे उचकाते हुए कहा। मगर किससे मुलाकात कर लेंगे मिस्टर शुएब? इस शख्स ने ना तो अपना नाम बताया और ना मुलाकात की जगह। सफारी पार्क तो बहुत बड़ा है, उसे कहाँ ढूंढते फिरोगे? साकिब ने असल मसला की तरफ तवज्जो दिलाई। हाँ भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे उसने गुलाब के फूल का इशारा दिया था। हो सकता है ये शख्स गुलाब के फूल के पास बैठा हो, या फिर वो अपने कपड़ों पर गुलाब का फूल लगा कर आए और हम उसे शनाख्त कर लें। शुएब ने सोचते हुए कहा। नहीं भाई नहीं, वो इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि खुद कपड़ों पर फूल लगा कर आए। इस तरह तो वो सब की नजरों में आ जाएगा, जबकि वो इस बात को खुफिया रखना चाहता है। मेरे ख्याल में इसका मतलब ये है कि हम अपने कपड़ों में फूल लगा कर जाएं और वो हमें आसानी से शनाख्त कर ले। क्या समझे? साकिब ने तफसील से शुएब को समझाया। बिल्कुल सही। तो फिर कल की मुलाकात तय है। मैं शाम 4 बजे तुम्हारे घर आऊंगा, फिर हम साथ चलेंगे, शुएब ने जोश में कहा। दूसरे दिन शाम 5 बजे गुलाब का फूल लगाए साकिब और शुएब जैसे ही सफारी पार्क के दरवाजे पर पहुंचे, एक शख्स टहलता हुआ उनके करीब आया और आहिस्ता से बोला। मेरे पीछे आइए। साकिब और शुएब ने एक दूसरे की तरफ देखा और खामोशी से उस अजनबी आदमी के पीछे चल दिए। 10 कदम आगे सफेद रंग की एक कार तैयार खड़ी थी।
वो आदमी कार में जा बैठा और हाथ बढ़ाकर दोनों दरवाजे खोल दिए। साकिब और शुएब जल्दी से कार में बैठ गए और कार यूनिवर्सिटी रोड पर दौड़ने लगी। आबादी खत्म हो चुकी थी और कार अब जंगलों बियाबान में दौड़ रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो एक शिकस्ता इमारत के सामने खड़े थे। कार से उतरते ही उस अजनबी शख्स ने पुरस्रार अंदाज में इमारत के अंदर आने का इशारा किया, जिसका दरवाजा कार के रुकते ही खोल दिया गया था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुए, इन्हें यकलख्त ठंडक का एहसास हुआ। हर चीज करीने और सलीके के साथ रखी हुई थी। राहदारी से गुजरते हुए वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो बेशुमार साजो सामान से सजा कमरा उन्हें हैरान कर देने के लिए काफी था। यानी इस वीराने में शिकस्ता इमारत के अंदर का हाल ऐसा भी हो सकता है। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। साकिब और शुएब ने देखा कि ड्राइंग रूम में पहले से 2 बच्चे मौजूद हैं, जिनके हाथ में गुलाब के फूल नजर आ रहे थे। यानी वो इनसे बाजी ले चुके थे। आप लोग अभी आपस में बात नहीं कर सकते, सिर्फ इंतजार करें। स्पॉट चेहरे वाला शख्स मुख्तसर हदायत देकर फौरन बाहर निकल गया, जैसे उसे भी बात करने की इजाजत ना हो। इंसान है या रोबोट? शुएब आहिस्तगी से गोया हुआ। वाकई यार बड़ा पुरस्रार किस्म का आदमी है, बिल्कुल रोबोट जैसा चेहरा है। साकिब ने भी हदायत को बुलाए ताक रखते हुए खुसर पुसर जारी रखी। इसी दौरान एक और लड़का कमरे में उसी आदमी के साथ दाखिल हुआ। बौखलाहट उसके चेहरे से साफ अयां थी। शायद अकेला इतनी पुरस्रार जगह पर आने पर हैरानो परेशान था। वो भी आकर हमारे सामने वाले सोफे पर खामोशी से बैठ गया। अब ड्राइंग रूम में कुल 5 अफराद जमा थे कि अचानक ड्राइंग रूम के अंदरूनी दरवाजे से एक खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा नमूदार हुआ और वो शख्स पुरवकार अंदाज में चलता हुआ मरकजी सोफे पर विराजमान हो गया। अच्छा, तो आप लोग हैं जो इस्लाम और पाकिस्तान की खातर जान पर खेल सकते हैं। नवार्द ने 5 लड़कों पर तायराना नजर दुराते हुए अपनी बात का आगाज किया। तमाम लड़के खामोश रहे, जैसे नवार्द ही को बोलने का मौका देना चाहते हूँ। मेरा नाम सईद खान है और मास्टर खान के नाम से पहचाना जाता हूँ। तो फिर समझिए कि आप लोग इस अजीम काम के लिए मुंतखब हो चुके हैं। मास्टर खान ने संजीदगी से 5 बच्चों को मुखातिब करते हुए कहा, मगर वो इंटरव्यू और आखिर में आने वाले बच्चे ने कुछ न समझते हुए पूछना चाहा। वो सब मैं हासिल कर चुका हूँ। पूरे शहर से कुल 8 बच्चे ही अपनी जहानत के साथ राब्ता कर सके, जिनमें आप 5 भी शामिल हैं। राब्ता करने वाले 8 बच्चों के फोन नंबर ट्रेस करके सारी मालूमात जमा की जा चुकी हैं, जो मेरे हाथ में है और थोड़ी देर बाद आप इसे देख सकेंगे। इसमें आपका नाम, वल्दियत, पता, फोन नंबर, तालीम और मशागिल वगैरह सब कुछ दर्ज है। नवार्द ने 5 को मजीद हैरानगी में डालते हुए कहा, क्या? 5 बच्चों के मुंह हैरत से खुल गए। मुझे खुशी है कि 8 में से आप 5 खुशकिस्मत हैं जो कामयाबी के साथ यहाँ पहुँचे हैं। हाँ, अलबत्ता शराइत के मुताबिक मुझे आपकी खसूसी सलाहियतें मालूम करनी हैं। आइए मेरे साथ। मास्टर खान इन्हें ड्राइंग रूम से मुल्हिक अपने खुसूसी कमरे की तरफ ले जाते हुए बोला। लेकिन सर, वो अजीम काम, शुएब ने चलते चलते तजस्सुस भरे लहजे में पूछना चाहा। ये मरहला तय हो जाए फिर हम इसी मौजू पर बात करेंगे। आप अभी से क्यों परेशान हो रहे हैं? मास्टर खान ने शुएब के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा। ऑफिस में दाखिल होते ही कमरे का दरवाजा खुदकार तरीके से बंद हो गया। कमरे में मास्टर खान की कुर्सी के अलावा सिर्फ 5 कुर्सियां मौजूद थी। वो 5 बच्चे एक एक कुर्सी पर बैठ गए। ये कमरा इंतहाई सीक्रेट है, सिर्फ मेरे और आपके इस्तेमाल में रहेगा। किसी दूसरे को अंदर आने की इजाजत नहीं होगी और इस कमरे से बाहर आवाज भी नहीं जा सकती। आप लोग हर बात खुलकर कर सकते हैं। तो फिर शुरू करें। मास्टर खान ने साकिब की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरा नाम साकिब है और पिछले साल ही मैट्रिक। सिर्फ खसूसी सलाहियत बयान करें। मैंने कहा ना कि आपके बारे में सारी मालूमात मेरे पास हैं। मास्टर खान ने साकिब की बात काटते हुए कहा, मेरी छठी हिस्स बहुत तेज है। पता नहीं क्यों मुझे खतरे का एहसास वक्त से पहले हो जाता है। साकिब ने कुछ सोचते हुए कहा, छठी हिस्स? भला ये क्या बात हुई? कोई अमली तजुर्बा करके दिखाओ तो पता चले। मास्टर खान ने हंसते हुए कहा। साकिब ने चंद लम्हे के लिए सोचा तो फिर सुने। कमरे में कोई 7वां शख्स मौजूद है। साकिब ने संजीदगी से कहा तो मास्टर खान समेत सारे कुर्सी से उछल पड़े। क्या कह रहे हो तुम? मास्टर खान जोर से चिल्लाया। जी हाँ सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो फिर हमें कमरे की तलाशी लेने दीजिए, मैं अपनी बात साबित करके दिखाऊंगा। साकिब ने पूरे एतमाद लहजे में कहा, ठीक है तुम तलाशी ले सकते हो, लेकिन अगर यहाँ से कोई शख्स बरामद ना हुआ तो। मास्टर खान की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि साकिब चीखा, शुएब अपने पीछे देखो। अचानक शुएब पलटा और फौरन ही एक्शन लेकर फ्लाइंग किक का भरपूर वार पर्दे के पीछे से नमूदार होने वाले शख्स पर किया, जो हमला करने से पहले ही जमीन चाटने पर मजबूर हो गया। इतनी देर में बाकी लड़के उसे काबू कर चुके थे। अब हैरान होने की बारी मास्टर खान की थी। अब मेरी छठी हिस्स के बारे में आपका क्या ख्याल है सर? साकिब ने जमीन पर गिरे हुए शख्स के हाथ बांधते हुए कहा। वेल डन नौजवान, तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा ये शख्स कमरे में दाखिल कैसे हो गया। खैर वो तो मैं इसे उगलवा ही लूंगा। सर अब तो हम आ चुके हैं ना, अब कोई 7वां शख्स यहाँ दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकता। शुएब मुस्कुराते हुए बोला। बिल्कुल मुझे यकीन है कि अगर मुझे तुम लोगों का साथ मिल गया तो कोई भी हमारे मिशन में रुकावट नहीं डाल सकेगा। मास्टर खान ने तारीफी नजरों से सबको देखते हुए कहा, सर हमारा तारुफ चल रहा था, इसे ठिकाने लगाएं ताकि हमारी मीटिंग का सिलसिला आगे बढ़े। साकिब ने औंधे मुंह पड़े शख्स को एक लात रसीद करते हुए कहा,
हाँ क्यों नहीं, ये कहकर मास्टर खान ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और कहने लगा, नवीद मेरे कमरे से एक शख्स पकड़ा गया है, उसे उठवा कर कमरा नंबर 9 में बंद कर दो, उससे अभी बहुत कुछ मालूम करना है। नहीं सर, मेरे ख्याल में आप अपनी बात भूल रहे हैं, इस कमरे में हमारे अलावा कोई दूसरा शख्स दाखिल नहीं हो सकता। नवीद साहिब से कहें कि इस शख्स को कमरे के बाहर वसूल करें, आपका क्या ख्याल है? शुएब ने दीगर साथियों की तरफ देखते हुए कहा, बहुत खूब, इसका मतलब है आप लोगों ने अभी से काम संभाल लिया, हालांकि अभी तो आपका तारुफ चल रहा है। मास्टर खान शुएब की हाजिर दिमागी की दाद देते हुए बोले, सर काम क्यों नहीं संभालेंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने कहा था कि आप पांचों इस अजीम काम के लिए मुंतखब हो चुके हैं। वकास ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, वाकई आप लोगों ने तो मुझे लाजवाब कर दिया है, आपकी यादाश्त तो वाकई कमाल की है। मास्टर खान वकास की तरफ तहसीन आमेज नजरों से देखते हुए बोले, सर यही तो मेरी खास सलाहियत है कि मैं हर पढ़ी हुई तहरीर, देखा हुआ मंजर और सुनी हुई बात याद रखता हूँ। वकास मास्टर खान की तारीफी कलमात पर खुश होते हुए बोला। इसी असना में साकिब दूसरे 2 लड़कों की मदद से बंधे हुए शख्स को घसीट कर दरवाजे के बाहर कर चुका था। अच्छा फिर तो आपका भी इम्तिहान लेना पड़ेगा, मास्टर खान ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल सर, मैं तैयार हूँ, वकास ने कुर्सी पर सही से बैठते हुए कहा। क्या आप बता सकते हैं कि इश्तहार में राब्ता नंबर क्या दिया गया था? अचानक मास्टर खान ने पूछा। क्यों नहीं सर, मेरी यादाश्त के मुताबिक वो नंबर था 2090753664। वकास ने बिला झिझक सही नंबर दोहराया। जबरदस्त। अच्छा आप ये बताएं कि आपको जिस कार में लाया गया है उसका नंबर क्या था? मास्टर खान ने फौरन ही दूसरा सवाल काट डाला। इन्हें यकीन था कि वकास कार का नंबर नहीं बता सकेगा। मेरे ख्याल में सर इसका नंबर था CWX3975। बस भाई, वाकई हम आपकी यादाश्त को मान गए, आप तो बड़े काम के आदमी हैं, आपका दिमाग तो कंप्यूटर से कम नहीं। मास्टर खान ने खुशी और हैरत की मिली जुली कैफियत में कहा। और सर मेरा नाम इमरान है। इस बार इमरान ने अपना तारुफ करवाया। मेरे पास ऐसी कोई खास सलाहियत तो नहीं है, अलबत्ता कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर मुझे उबूर हासिल है। कंप्यूटर के जरिए आप मुझसे कोई भी काम करवा सकते हैं, बशर्ते कि वो कंप्यूटर के जरिए मुमकिन हो। इमरान ने मुख्तसर तारुफ पेश करते हुए कहा, आप इसे मामूली समझ रहे हैं, अगर ऐसा है तो आप हमारी टीम में मरकजी किरदार अदा करेंगे। जबरदस्त भाई, इस तरह तो सारी प्लानिंग आप ही कंप्यूटर पर करेंगे और दुश्मन के नेटवर्क को तबाह करना भी हमारे लिए बहुत आसान होगा। बिल्कुल, थोड़ी सी मेहनत और वर्किंग से हम दुश्मन का नेटवर्क तबाह बर्बाद कर सकते हैं। इमरान ने मास्टर खान की तायद करते हुए कहा, चलें इस मौजू पर हम बाद में बात करेंगे, पहले इनसे कुछ बात कर लें। बहुत बेचैनी के साथ बार बार पहलू बदल रहे हैं। मास्टर खान शुएब की तरफ रुख करते हुए बोले, सर आपने बिल्कुल सही कहा, मैं ज्यादा देर तक एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता, मुझे हर वक्त करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, वरना मेरी बेचैनी काबिले दीद होती है। वैसे मेरा नाम शुएब है और मेरे पास तो कोई खास सलाहियत नहीं है, बस यही है कि बोलता बहुत ज्यादा हूँ। साकिब ने शुएब का जुमला मुकम्मल किया तो तमाम लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। सर ये नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ ये क्या चीज है, साकिब ने कहा। ये ताइक्वांडो और जोडो कराटे का माहिर ही नहीं बल्कि मास्टर ट्रेनर भी है, और मुझे भी जोडो कराटे का शौक इसी ने दिलाया था। ये कई मुकाबलों में अव्वल इनाम हासिल कर चुका है और लड़ाई झगड़ा करने के लिए इसके हाथ में हमेशा खारिश होती रहती है, जिसकी एक झलक आप देख चुके हैं। जहाँ कोई गलत बात देखता है फौरन बीच में कूद पड़ता है। कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बुराई को देखो तो उसे हाथ से रोको, ये अफजल ईमान है। साकिब ने तफसील से शुएब का तारुफ करवाते हुए कहा, वाह भाई, आप लोगों की सलाहियतें सुनकर बल्कि देख कर तो मैं हैरान हूँ। आप लोग मेरी तवक्कात से बढ़कर होशियार निकले। अब तो मुझे बेचैनी होने लगी है कि आपके आखिरी साथी के पास क्या सलाहियत है, ये भी मुझे कुछ तेज तरार से लग रहे हैं। मास्टर खान जुबैर की तरफ देखते हुए बोले, जो सबसे आखिर में अकेले वहाँ पहुँचा था। सर मेरा नाम जुबैर है और मैं माजरत खां हूँ कि मेरे पास कोई खास सलाहियत नहीं है, बस अपना जहन लड़ाकर मैंने आपसे राब्ता कर लिया। मुझे क्या मालूम था कि मैं भी मुंतखब हो जाऊंगा। वैसे अपने इन 4 साथियों की सलाहियतें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं चाहने के बावजूद भी आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकूंगा। अपनी बात अधूरी छोड़कर अचानक जुबैर ने एक गहरी सांस ली और यकदम अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, जैसे उसे किसी बिच्छू ने डंग मार दिया हो। तमाम लोग हैरानी से उसे तकने लगे। सर बाहर आग लगी हुई है, मुझे धुएं की बू महसूस हो रही है, शायद बहुत तेज आग है। सर जल्दी कीजिए, जुबैर ने तकरीबन चीखते हुए कहा। लेकिन हमें तो किसी किस्म की बू महसूस नहीं हो रही, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, और अगर बाहर आग लग भी जाए तो इस कमरे में बू दाखिल हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये कमरा साउंड प्रूफ ही नहीं एयर प्रूफ भी है। मास्टर खान ने इतने इत्मीनान से बैठे बैठे कहा तो दूसरे 4 लड़के भी पुरस्कून हो गए, मगर जुबैर के चेहरे से अब परेशानी के साथ साथ बौखलाहट भी नुमाया नजर आ रही थी। वो चीखा, मैं मजाक नहीं कर रहा सर, बाहर वाकई आग लगी हुई है। अगर आपको इतना ही यकीन है तो हम इंटरकॉम से इस बात की तस्दीक कर लेते हैं, और अगर ये बात वाकई सच निकली तो इसका मतलब ये है कि आपके सूंघने की हिस्स इंतहाई दर्जे की है और आप हमारी टीम में जगह बना सकते हैं, बल्कि बहुत अहम जगह। मास्टर खान ने संजीदगी से कहा और इंटरकॉम उठाते हुए कहा, हेलो 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 नवीद। मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ तो मास्टर खान के चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आने लगे। पता नहीं ये नवीद कहाँ चला गया, मुझे बताए बगैर तो ये हिल भी नहीं सकता।
चलो बाहर निकल कर देखते हैं। मास्टर खान पांचों की तरफ देखते हुए बोले, सर मुझे भी खतरे की घंटी बजती महसूस हो रही है। बाहर कोई गड़बड़ है, शायद हम खतरे में हैं। साकिब दायरे की सूरत में आंखें घुमाते हुए बोला। मास्टर खान ने जल्दी से दरवाजा खोला तो बाहर का मंजर उनके होश उड़ा देने के लिए काफी था। बाहर धुआं ही धुआं भर चुका था। गो कि आग अभी मकान के अंदर दाखिल नहीं हुई थी, लेकिन खिड़की से बाहर का मंजर और उठते हुए शोले ये इशारा दे रहे थे कि एक आध घंटे के बाद पूरा मकान आग की लपेट में आ जाएगा। मास्टर खान जल्दी से नवीद के कमरे की तरफ दौड़े तो पांचों लड़के भी पीछे पीछे दौड़ पड़े। नवीद के कमरे का सारा सामान और कागजात बिखरे पड़े थे और नवीद एक कोने में बेहोश औंधा पड़ा था। मास्टर खान ने फोन करने के लिए रिसीवर उठाया तो पता चला कि लाइन भी काट दी गई है। मास्टर खान ने चलाकर रिसीवर पटक दिया और अपने कमरे की तरफ भागे और मोबाइल से नंबर डायल करने लगे। हेलो हेलो, हाँ मैं मास्टर खान बात कर रहा हूँ। खान हाउस के अतराफ में आग लगी हुई है और तेजी से फैल रही है, फौरन 2 फायर ब्रिगेड रवाना करो। ओके। ये कहकर मास्टर खान ने मोबाइल ऑफ किया और वापस नवीद के कमरे की तरफ दौड़े। पांचों लड़के बदहवासी के आलम में इधर उधर नजरें दौड़ा रहे थे। ऐसी सूरत हाल का तो उन्होंने आज तक सामना नहीं किया था। नवीद अभी तक बेहोश पड़ा था। मास्टर खान ने जल्दी से नवीद को सीधा किया तो नीचे से एक पर्ची बरामद हुई जिस पर लिखा हुआ था, मास्टर खान हमारे खिलाफ काम करना छोड़ दो। क्यों अपने साथ इन मासूम बच्चों की जिंदगियों को दाव पर लगा रहे हो? तुम मुकम्मल हमारी निगरानी में हो, अपने इंजाम की फिक्र करो। अपने साथी को हम छुड़ा कर ले जा रहे हैं। अगर तुम जिंदा बच गए तो फिर मुलाकात होगी, फकत ब्लैक डेथ। मास्टर खान ने सेकंड के 1000वें हिस्से में इस मुख्तसर से पैगाम को पढ़कर जल्दी से कोट की जेब में डाल दिया और नवीद को होश में लाने की कोशिश करने लगे। पानी की छींटे मुंह पर पड़े तो नवीद ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी और घबरा कर उठ बैठा। नवीद ये सब कैसे हुआ? कौन आया था? मास्टर खान ने नवीद का कंधा पकड़ते हुए कहा, सर जिसे आपने पकड़कर मेरे हवाले किया था वो भारत की खुफिया एजेंसी रा का एजेंट था। शायद उसके साथी आसपास छुपे हुए थे। वो कुल 4 थे। जैसे ही मैं उसे कमरा नंबर 9 में ले जाकर बंद करने लगा, पीछे से किसी ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे बहुत जोदोकोब किया। आखिर में धमकी देते हुए कहा कि मास्टर खान से कह देना कि रा के खिलाफ तुम्हारी कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती, बाज आ जाओ। नवीद ने जल्दी जल्दी सारी कहानी सुना डाली। आग आहिस्ता आहिस्ता मकान के अंदर दाखिल हो रही थी। मास्टर खान, नवीद और पांचों लड़के कमरे से बाहर निकले तो देखा कि आग ड्राइंग रूम को अपनी लपेट में ले चुकी थी। नरमोगदाज सोफे जिसका लुत्फ अभी वो थोड़ी देर पहले उठा रहे थे अब धड़ाधड़ जल रहे थे। सबका खांस खांस के बुरा हाल हो चुका था। इमरान की हालत सबसे खराब थी। इसकी आंखें आग की तपश की शिद्दत से बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी। आग लम्हा ब लम्हा आगे बढ़ रही थी। मास्टर खान ने दोबारा फायर ब्रिगेड को फोन करने के लिए मोबाइल उठाया तो मालूम हुआ कि उसकी बैटरी भी डाउन हो चुकी है। मास्टर खान के अलावा सब की हालत खराब थी। सब के लबों पर मुख्तलिफ दुआएं थी और अल्लाह से मदद की दरख्वास्त जारी थी। आखिरकार दूर कहीं